हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का 17 नंबर क्लास है। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास दृष्टि आपको हम बता रहे हैं, जिसमें आपका आज आखिरी मध्यकालीन का आखिरी पॉइंट होगा। मराठा राज्य और संघ की हम बात करेंगे और इसमें मुगल काल में कुछ विविध पॉइंट है उसका डिस्कस करेंगे और मध्यकालीन विविध का भी कुछ डिस्कस करेंगे। और आज ये आपकी मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो है आखिरी क्लास होगी और इसके बाद हम चर्चा करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का हम। चलिए फ्रेंड्स, तो आज होगा आपका मराठा राज्य और संघ की हम बात करेंगे। तो मराठा राज्य के संस्थापक की हम बात करें, मराठा राज्य की स्थापना जो है शिवाजी ने किया था और शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर हुआ था। इनका परिचय हम बता दिए, शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था और राजधानी जो है यहाँ पे रायगढ़ थी। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा करवाया था और इन्होंने अफजल खां का वध किया 1629 ईस्वी में। और इनके हम ये 1665 ईस्वी में जो है जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की इन्होंने। और शिवाजी ने 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा आगरा में इन्हें कैद कर लिया गया और 1674 ईस्वी में इन्होंने फिर राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक करवाने के बाद जो है छत्रपति की उपाधि धारण की और इनकी मृत्यु जो है 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गई थी। और आगे हम बात करते हैं शिवाजी के अष्ट प्रधान की हम बात करेंगे। तो ये पेशवा जो है ये राजा का प्रधानमंत्री होते थे यहाँ पे और अमात्य मजमू आदार जो है ये वित्त एवं राजस्व मंत्री कहलाते थे। और ये वाकिया नवीस और मंत्री ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखते थे ये लोग, वाजिका नवीस और मंत्री ये लोग। और सचिव शिरोनवीस की हम बात करेंगे तो ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य ये लोग करते थे। न्यायाधीश आप लोग जानते हैं, मुख्य न्यायाधीश थे इनके शिवाजी के अष्टप्रधान में। और पंडित राव जो है ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाते थे ये पंडित राव। और सेनापति सर ए नौबत की हम बात करें तो सैनिकों की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंधन ये लोग करते थे सेनापति और सर ए नौबत। सुमंत्र दवीर की बात करें तो ये लोग विदेश मंत्री थे शिवाजी के अष्टप्रधान में। और आगे हम बात करते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध की बात करेंगे हम। तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। इसमें काशी राज पंडित जो है ये प्रत्यक्षदर्शी थे। ये युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी हुआ था। और व्यापारी की हम बात करें इस युद्ध में तो कूट संदेश यानी कि बालाजी बाजीराव को इनको 2 मोती विलीन 22 सोने की मुहरें, लुप्त चांदी तांबे के सिक्के की पूरी गणना नहीं है यहाँ पे। और तत्कालीन कारण हम बताएं पानीपत के तृतीय युद्ध का तो ये अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेने की इच्छा थी इसे अहमद शाह अब्दाली द्वारा इसे। और आगे देखते हैं सदाशिव भाऊ यानी कि मराठी सेना बनाम ये जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था ये सदाशिव भाऊ यानी कि मराठी सेना और अहमद शाह अब्दाली ये अफगान की सेना, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे शाहू के प्रतिनिधि के रूप में 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व किसने किया था तो राजा राम ने किया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था तो ताराबाई के पास इनका नेतृत्व था औरंगजेब की मृत्यु के समय। और बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल कब हुआ था 1713 से 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था किसे, बाजीराव प्रथम को। और पेशवा का पद पैतृक कब बना तो बालाजी बाजीराव के समय ये पद जो है पैतृक बन गया।
और संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में, क्रियान्वित हुआ था ये। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथों से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी खगोला की संधि के बाद, और मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बना था। और हम बात करेंगे परवर्ती मुगल शासक की हम बात करेंगे क्रम वाइज। तो बहादुर शाह प्रथम की बात करेंगे हम। इनके शासनकाल के बाद बहादुर शाह प्रथम की हम बात करें तो इनका अन्य नाम शाह आलम था, मूल नाम इनका मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम का। और इनका शासनकाल जो है 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। अन्य नाम इन्हें शाहे बेखबर ये शफी खां द्वारा प्राप्त इनका अन्य नाम था शाहे बेखबर। और अगले शासक की हम बात करेंगे तो जहांदार शाह की बात करेंगे अगला शासक। इनका कार्यकाल 1700 बहुत कम समय का कार्यकाल था इनका। 1712 से 1713 ईस्वी में इनकी हत्या ही कर दी गई थी। शासनकाल के नितांत अयोग्य थे ये, और जुल्फिकार खां की सहायता से गद्दी प्राप्त किए थे ये, और फर्रुखसियर से इन्होंने ये परास्त हो गए थे, हार गए थे, और इनकी हत्या जो है 1713 ईस्वी में हो गई। और इसके बाद अगले शासक की हम बात करेंगे फर्रुखसियर की हम बात करेंगे तो ये 1717 ईस्वी का फरमान था। इसमें अंग्रेज़ों को ये 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने के अधिकार का पुष्टि की थी इन्होंने, फर्रुखसियर ने। और अगले शासक की हम बात करेंगे मुहम्मद शाह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शासक मुहम्मद शाह। इनका कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। और शारजहाँ, ये जो है मुहम्मद शाह शारजहाँ द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन जो था पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह थे ये मुहम्मद शाह। और ये इन्होंने मुहम्मद शाह ने नादिर शाह का आक्रमण हुआ था इनके शासनकाल में। ये करनाल युद्ध में मुगल सेना परास्त हुई थी यहाँ पे। रंगीला मुहम्मद शाह ये जो है रंगीला के नाम से प्रसिद्ध थे, और ये हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित की थी इन्होंने मुहम्मद शाह ने। और अगले शासक की हम बात करेंगे शाह आलम द्वितीय शासक है। इनका कार्यकाल यानी कि शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था, और इनके शासनकाल में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ इनके शासनकाल में ही। और अगले शासक की हम बात करेंगे, ये अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय। इनका शासनकाल जो है 1837 से 1857 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में बिना साम्राज्य का सम्राट हुआ था, और इनके शासनकाल में बहादुर शाह द्वितीय के ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए का पेंशन इनको दिया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। और इनकी मृत्यु जो है 1862 ईस्वी में हो गई। तो चलिए इसी प्रकार आपको हम दिखा दिए परवर्ती मुगल शासक के बारे में हमने बताया। और आगे चलते हैं, मुगल काल में कुछ विविध पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका तुलसीदास की हम बात करें तो ये इनका जीवन काल 1532 से 1623 ईस्वी तक रहा तुलसीदास का। इनका ग्रंथ है प्रमुख जो है ये रामचरितमानस और विनय पत्रिका। तो रामचरितमानस की बात करें तो ये अवधी भाषा में रचित है, और इनका जो है ये तुलसीदास जो है सुप्रसिद्ध भक्ति संत कवि थे ये। और ये जो है इनको समकालीन शासक माना जाता है। अकबर और जहांगीर इनके समकालीन शासक माने जाते हैं। नामुल लेख की हम बात करें इनके अब्दुल फजल के आईने अकबरी में ये नामो लेख हैं। और आगे हम देखते हैं तुलसीदास के बारे में। 2 ग्रंथ इनका था, कुछ बड़ा ग्रंथ था। बड़े ग्रंथ की हम बात करेंगे और छोटे ग्रंथ की। तो बड़े ग्रंथ की हम बात करेंगे तो ये दोहावली, और दूसरा है गीतावली, तीसरा है कवितावली, और चौथा है रामचरितमानस, और 5वां है विनय पत्रिका। ये इनका महत्वपूर्ण जो है बड़े ग्रंथ थे। और छोटे ग्रंथ की हम बात करेंगे तो पहला पार्वती मंगल, दूसरा जानकी मंगल, तीसरा बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, और इनका आखिरी है कृष्ण गीतावली। इनका छोटे ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। और हम कुछ रचनाकार की बात करेंगे तो
भक्त नामावली की जो है रचनाकार ध्रुवदास थे। और अगली रचना है भक्तमाल, इसके रचनाकार जो है नाभादास हैं। और कुछ रचनाकार रचना की हम बात करेंगे, रासिक प्रिया और रामचंद्रिका और कवि प्रिया, इनके रचनाकार जो है केशवदास थे। और अगली रचना है चित्रावली, इसके जो है रचना उस्मान को माना जाता है। इसी क्रम में हम और दिखाते हैं आपको अकबर का मकबरा की हम बात करेंगे। तो ये 5 मंजिल मकबरा है अकबर का जो मकबरा है। और इसकी स्थिति की हम बात करेंगे तो सिकंदरा गांव में ये स्थित है। सिकंदरा गांव इसकी स्थिति है। निर्माण की योजना के बारे में बताएंगे तो इसका निर्माण स्वयं अकबर द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया था। विशेषता की बात करेंगे तो ये गुंबद विहीन है, ये इसकी विशेषता है। निर्माण कार्य जो है जहांगीर द्वारा भी इनका निर्माण हुआ था, जहांगीर द्वारा। और प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी है। जितने भी ऊपर की मंजिल है धीरे धीरे जो है आकार में छोटी होती चली गई है। और इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं आगरा के एक किला की बात करेंगे। आगरा का जो किला है ये अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है जो आगरा किला है। और आप अकबर द्वारा निर्मित की गई है आगरा का किला। और जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है। आगरा का जो किला है इसी में जहांगीरी महल इसी में स्थित है। और अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में निर्मित हुआ था आगरा का किला। और किले के अंदर जो है अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन बनाए गए हैं इसमें। और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि कौन सी थी? तो ये सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, इसकी उपाधि धारण की गई थी। और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्राप्त की गई उपाधि कौन सी थी? तो ये जरी कलम की उपाधि थी। और हरिविजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक का नाम क्या था? तो इसका नाम शासक का था अकबर। जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक का नाम था अकबर। और आगे हम देखते हैं मध्यकाल, मुगल काल के बाद जो है मध्यकाल में जो है कुछ विविध पॉइंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है, पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन धर्म चलाने के विचार का त्याग किया। कब किया? कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर इन्होंने नवीन धर्म चलाने का विचार का त्याग कर दिया। और जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। यह कथन कहा था किसने? तो वर्णी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। और अगला पॉइंट है राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और कुछ स्थापत्य है और कहाँ अवस्थित है हम उसकी बात करेंगे। तो ये अदीना मस्जिद जो है ये पंडुआ यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। और लाल दरवाज़ा जो मस्जिद है वो जौनपुर में स्थित है। और दाखिल दरवाज़ा ये गौड़ में स्थित है। और 3 दरवाज़ा यानी कि ये अहमदनगर में स्थित है। और आगे हम बात करेंगे कुछ प्रमुख शासक और प्रसिद्ध कार्य इनके। तो शासक हैं इल्तुतमिश, इनका प्रसिद्ध कार्य है। चहलगानी अमीर, इनका प्रसिद्ध कार्य है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रसिद्ध कार्य है प्रतीक मुद्रा है। और अगले शासक हैं शेरशाह, इनका जो प्रसिद्ध कार्य सड़क ए आजम, इनका प्रसिद्ध कार्य था। और अगले शासक हैं अकबर का जो प्रसिद्ध कार्य है आईने ए दरशाला, इनका प्रसिद्ध कार्य है। और आगे हम देखते हैं कुछ भक्ति संत और उनका व्यवसाय क्या था। तो नामदेव जो भक्ति संत है इनका व्यवसाय दर्जी व्यवसाय था इनका। और कबीरदास का जो है व्यवसाय जुलाहा था, जुलाहा। और अगले भक्ति संत रविदास का जो है व्यवसाय मोची था। और सेना जो है जितने भी थे वो नाई व्यवसाय से संबंधित थे। आगे हम बात करेंगे भक्ति संत जो है और उनका जीवन काल की बात करेंगे। तो कबीरदास का जो है जीवन काल 1398 से 1518 ईस्वी तक रहा। और गुरु नानक जी की बात करेंगे हम तो 1469 से 1539 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। चैतन्य जी की बात करेंगे 1486 से 1534 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। मीराबाई की हम बात करेंगे तो 1498 से 1557 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा।
कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं और इनके शासनकाल की हम बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक था, इनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। और आगे हम बात करेंगे मरवर्मन कुलशेखर की बात करेंगे तो ये 1268 से 1310 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और देवरादिति की बात करेंगे, इनके शासनकाल की 1422 से 1446 ईस्वी तक देवरादिति का शासनकाल था। और अगले शासक हैं, अंतिम शासक हैं कृष्णदेव राय, इनका शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। और आगे हम बात करेंगे कुछ शासक और इनका स्मारक। तो जो है शासक हैं सिकंदर लोदी, इनका स्मारक जो है दोहरा गुंबज इनका स्मारक है। अगले शासक की हम बात करेंगे तो शेरशाह, इनका स्मारक जो है अष्टभुजीय मकबरा इनका स्मारक है। और अगले शासक की हम बात करेंगे बलबन जो है इनका स्मारक सत्यमेहर्रा वीय मकबरा जो है इनका स्मारक था। और अगले शासक हैं, अंतिम शासक हैं मोहम्मद आदिल शाह, इनका जो है स्मारक गोल गुंबज आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे देखते हैं। महाप्रभु चैतन्य की बात करेंगे तो ये जो है पिता इनके जगन्नाथ मिश्र थे, माता का नाम इनके सची देवी था। और इनका जीवन काल 1486 से 1534 ईस्वी तक रहा। और इनका जन्म स्थल जो है नदिया जिला, ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये निमाई यानी कि बचपन का नाम इनका क्या था, महाप्रभु चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था। और महाप्रभु चैतन्य जो है भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। और महाप्रभु चैतन्य जो है कृष्ण आराध्य देवता माने जाते हैं। संस्थापक की बात करें यहाँ पे मध्य गौड़ी संप्रदाय से संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और आगे हम बात करेंगे जहांगीरी महल की। तो प्रेरणा स्रोत इनका जो है मानसिंह महल यानी कि जो ग्वालियर में स्थित है, ये इनके जहांगीरी महल के निर्माता अकबर है। अकबर का इसे निर्माण कराया था जहांगीरी महल का। और झुकाव जो है यहाँ पे हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर इनका झुकाव है जहांगीरी महल का। और आगे हम देखते हैं मध्यकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। जो रचनाएं मुल्ला दाऊद जो है ये मध्यकालीन कवि हैं, इनकी रचना है चंदायन, इनकी प्रमुख रचना है। और अगले मध्यकालीन कवि हैं दामोदर कवि, इनकी रचना है पद्मावती कथा। और अगले मध्यकालीन कवि हैं सोमनाथ, इनकी जो है रचना है राग विबोध। और अगले मशहूर मध्यकालीन कवि हैं अमीर खुसरो, इनकी जो रचना है आशिका, इनकी रचना है। आगे हम बात करेंगे वारकरी संप्रदाय की। तो इसका मुख्य पीठ कहाँ है वारकरी संप्रदाय की, तो ये पंढरपुर, ये महाराष्ट्र में स्थित है पंढरपुर। और संस्थापक की बात करें हम वारकरी संप्रदाय के संस्थापक की, तो ज्ञानेश्वर, इन्हें अग्रगम्य भी कहा जाता है। और अंत जो है कि वारकरी संप्रदाय के अन्य संत कौन कौन हैं, तो नामदेव और तुकाराम अन्य संत हैं। और विशेष तथ्य वारकरी संप्रदाय के विशेष तथ्य की हम बात करेंगे, विठोबा की पूजा यहाँ पे की जाती थी। और विठोबा क्या है, कृष्ण के अवतार माना जाते हैं, विठोबा को मान्यता प्राप्त है। और आगे हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध का, ये लास्ट होगा आपका। हल्दी घाटी युद्ध का हम बात करेंगे तो ये वर्ष 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध का हुआ था। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो महाराणा प्रताप बनाम मानसिंह एवं अशरफ खां के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें हामिद खान सूर जो है महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व करता माना गया था यहाँ पे। और हल्दी घाटी का जो युद्ध का परिणाम हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, पराजित हुए थे ये। और आगे यहीं तक आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। और इसी क्रम में आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास आज यहीं समाप्त होता है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास लेके मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।